Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. Dear students, we are going to start chapter number 11, second year, electrostatics. ठीक है, ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और आज हमने ये स्टडी करना है कि व्हाट इज़ बेसिकली चार्ज, चार्ज का क्या मतलब है. ठीक है, तो दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन. याद रखिए, इलेक्ट्रो लफ्ज़ का मतलब है चार्जेस. ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस और स्टैटिक्स लफ्ज़ का मतलब है एट रेस्ट या स्टेशनरी. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी चार्जेस एट रेस्ट. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्जेस एट रेस्ट. याद रखिए, चार्जेस एट रेस्ट का मतलब है नो करंट. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्जेस एट रेस्ट, मतलब नो करंट. प्लीज रिमेंबर, व्हेन एवर चार्जेस आर एट रेस्ट देयर विल बी नो करंट. तो इन दिस चैप्टर वी वुडंट स्टडी एनी करंट. वी विल स्टडी द स्टैटिक चार्जेस. वी विल स्टडी द बिहेवियर्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टैटिक चार्जेस. स्टैटिक चार्जेस का मतलब है नो करंट. याद रखिए, चैप्टर 2 में या चैप्टर नंबर 12 में वी विल स्टडी द मूविंग चार्जेस. और मूविंग चार्जेस का मतलब है करंट. व्हेन एवर चार्जेस आर इन मोशन देयर विल बी करंट. मूविंग चार्जेस आर एसोसिएटेड विथ करंट. एंड रिमेंबर, व्हेन देयर इज करंट देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड. चैप्टर नंबर 13 में वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट. और इसी तरह चैप्टर नंबर 14 में बिल्कुल इसका उलट कि व्हेन एवर यू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स अगेन अ करंट इज देयर. तो प्लीज रिमेंबर, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द स्टैटिक चार्जेस, नो करंट, नो मैग्नेटिक फील्ड. चैप्टर नंबर 12 में वी विल स्टडी द मूविंग चार्जेस. मूविंग चार्जेस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड. तो 13 में वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट. और 14 में बिल्कुल इसका उलट कि व्हेन एवर यू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स तो देयर विल बी अगेन अ करंट. तो प्लीज़ रिमेंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्जेस एट रेस्ट. याद रखिए, व्हेन चार्जेस आर इन मोशन, व्हेन चार्जेस आर इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर चार्जेस जा रहे हैं तो वी से देयर इज करंट. और करंट को वी आर गोइंग टू अप्लाई द ओम लॉ. व्हेन देयर इज करंट वी कैन अप्लाई द ओम लॉ. लेकिन रिमेंबर, व्हेन चार्जेस आर एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड चार्जेस वी विल स्टडी, देन they are emitting, they are radiating, emitting electromagnetic energy, electromagnetic waves. So then we will have to apply the Maxwell equations. But in this chapter to static charges we will apply the Coulomb law. Static charges को Coulomb law is applicable. When charges are in motion with uniform motion, so we can apply the Ohm law. When they are accelerated, so they radiate energy. So we are going to apply the Maxwell equations. So this chapter is basically based on the Coulomb's law because Coulomb's law is applicable to static charges. ठीक है, that later on we will study. अब basic question ये है कि what is charge itself? Charge का क्या मतलब है? ठीक है, what is charge? आज आप लोगों ने ये सीखना है कि व्हाट इज चार्ज. याद रखिए, चार्ज को हम क्लियर कट वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, चार्ज को हम क्लियर कट वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते. जिस तरह आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है सोडियम
इसका एटॉमिक वेट है सपोज 23, एटॉमिक नंबर है 11। तो आप इस तरह कहते हैं कि इसके न्यूक्लियस में देयर आर 11 प्रोटॉन्स एंड देयर आर 12 न्यूट्रॉन्स। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 है, और फिर देयर इज 1। आप केमिस्ट्री में इस तरह कहते हैं ना कि अगर आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो व्हाट हैपन्स। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन अगर आप रिमूव करें तो इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे 10, प्रोटॉन कितने हैं 11। इसका मतलब है 8 प्रोटॉन सरप्लस रह जाता है, तो इस पर 8 प्रोटॉन के बराबर चार्ज आ जाता है एंड वी से दिस इज +1, यानी सोडियम पर +1 चार्ज आ जाता है। +1 का मतलब है 8 प्रोटॉन के बराबर चार्ज आ जाता है, ठीक है। लेकिन आप देखिए व्हाट इज द चार्ज इटसेल्फ, दिस इज द प्रोसेस। याद रखिए अगर आप किसी भी एटम से, किसी भी पार्टिकल से, किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो वी से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आप किसी भी बॉडी को, किसी भी पार्टिकल को, किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करें तो वी से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन देखिए दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ प्रोसेस इन विच यू इलेक्ट्रीफाई द ऑब्जेक्ट्स, दिस इज अ प्रोसेस इन विच यू चार्ज द ऑब्जेक्ट्स। चार्ज बजाते खुद क्या चीज़ है, तो याद रखिए चार्ज वी से इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, intrinsic property of matter। Charge is the intrinsic property of matter, fundamental property of matter, basic property। Intrinsic का मतलब है associated property, it is God gifted, it is God gifted। For example इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास जो चार्ज है ना इट इज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज कहाँ से आया है, तो याद रखिए इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज कहाँ से आया है ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। इट इज़ गॉड गिफ्टेड, इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जिस तरह आप बायोलॉजिकल साइंसेज में कहते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट लफ्ज़ सुने ना, इनहेरेंट का मतलब है जो प्रॉपर्टी माँ बाप से मिल जाती है, मौरूसी प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल साइंसेज में वी आर यूजिंग अ वर्ड इनहेरेंट, बट दिस इज फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनको हम कहते हैं फिजिकल साइंसेज। तो फिजिकल साइंसेज में वी आर यूजिंग द वर्ड इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब है एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। आप इस देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है ना, ये चार्ज आप इलेक्ट्रॉन से रिमूव नहीं कर सकते। दिस इज गॉड गिफ्टेड, इज इट? दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इस चार्ज को इलेक्ट्रॉन से रिमूव नहीं कर सकते और ना आप मजीद चार्ज इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है दिस इज कॉल्ड बेसिक चार्ज, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। याद रखिए इससे कम चार्ज किसी पार्टिकल पर फ्री स्टेट में पॉसिबल नहीं है। किसी भी पार्टिकल पर, किसी भी सब्सटेंस पर इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्वार्ट्स पर पॉसिबल है, लेकिन क्वार्ट्स जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होते, वो लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। याद रखिए किसी भी पार्टिकल पर इससे कम चार्ज जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज, या इसे कहते हैं फंडामेंटल चार्ज, बेसिक चार्ज। इट इज़ अ यूनिट ऑफ चार्ज, इज इट? अब एक इलेक्ट्रॉन पर आप देखिए इतना चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन को अल्लाह ताला ने ऑर्डर दिया है कि गो अराउंड द न्यूक्लियस, दिस इज योर ड्यूटी, इज इट? दिस इज योर ड्यूटी, गो अराउंड द न्यूक्लियस, सपोज अकॉर्डिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल। और जब इंसान चाहे कि यू शुड गो इन स्ट्रेट लाइन, अगर आप किसी मेटेलिक कंडक्टर को सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन वन डायरेक्शन एंड वी से देयर इज अ करंट। और आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, विच इज़ अ माइन्यूट पार्टिकल, अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, अ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पूरी दुनिया रोशन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वजह से देयर इज करंट, करंट की वजह से देयर इज बल्ब।
आप देखिए फैन, रेफ्रिजरेटर, सीविंग मशीन, वॉशिंग मशीन, आप इस यूनिवर्स में जो भी आप देखते हैं वो चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से चलती है, तो दे आर बेटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस यूनिवर्स, इज इट? तो याद रखिए, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन पर जितना भी चार्ज है, इस चार्ज को हम न इलेक्ट्रॉन से रिमूव कर सकते हैं, न मज़ीद चार्ज इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। तो वी से कि दिस इज़ फंडामेंटल चार्ज, दिस इज़ एलिमेंट्री चार्ज, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब याद रखिए, अगर आप इधर देखें, फॉर एग्जाम्पल सोडियम से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो हम कहते हैं इस पर +1 चार्ज आ जाते हैं। +1 का मतलब है 1 प्रोटॉन के बराबर। तो याद रखिए, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो भी इतना ही होता है, लेकिन रिमेंबर दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं कि चार्जेस हमारे पास दो किस्म के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके अलावा कोई और चार्ज नहीं है, चार्ज या पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी वजह से ये पूरा गेम कौन प्ले करता है? चार्ज में इलेक्ट्रॉन। आप किसी पार्टिकल को, किसी बॉडी को, किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करें तो हम कहते हैं इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो हम कहते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन के गेम की वजह से है। अच्छा, नाउ लुक एट, फॉर एग्जाम्पल आप सोडियम में देखें तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, 11 पर कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 11। एक प्रोटॉन पर इतना चार्ज है, 11 पर कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 11। आप लोग देखें, दीज आर कैंसल्ड एंड वी से द नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। तो किसी भी न्यूट्रल पार्टिकल पर, न्यूट्रल एटम पर चार्ज हमेशा 0 होगा। ठीक है, याद रखें, एनी न्यूट्रल एटम, वो सोडियम है, क्लोरीन है, वो यूरेनियम है, पोलोनियम है, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल जो भी है, नेपच्यूनियम है, वो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एनी न्यूट्रल एटम अगर आप ले लें तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में बराबर होते हैं एंड देयरफॉर वी से द नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। तो न्यूट्रल एटम पर चार्ज हमेशा 0 होगा। अच्छा, अब चार्ज के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए, चार्ज की एक प्रॉपर्टी ये है कि रिमेंबर, चार्ज की एक प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन। एंड रेपल्जन। ठीक है, चार्ज की एक प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन एंड रेपल्जन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इफ दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज another positive charge, तो देखिए they repel each other. This is called force of repulsion. If this is a negative charge, this is another negative charge, they repel each other. Similarly, if this is positive and this is negative, so they attract each other. So we say similar charges repel each other, dissimilar charges attract each other. अच्छा, अब क्वेश्चन ये कि ये रेपल्जन और अट्रैक्शन कहाँ से आया? ये आपके जहन पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जब आप कहते हैं कि दो पॉजिटिव चार्जेस तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाते हैं रेपल्जन, दो नेगेटिव चार्जेस है फ़ौरन आ जाते हैं अट्रैक्शन। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द बेसिक फिजिक्स बिहाइंड दिस, व्हाट इज़ द बेसिक साइंस बिहाइंड दिस। तो याद रखें, इस अट्रैक्शन और रेपल्जन को हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है चार्ज Q1 और ये है चार्ज Q2। तो इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी है, याद रखें पोटेंशियल एनर्जी बाद में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, दिस इज K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज टू चार्ज पार्टिकल्स
विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, ज़रा गौर से देखें, याद रखिए ये एक यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है, यूनिवर्सल लॉ है, बेसिक लॉ है यूनिवर्स का कि ईच एंड एवरी बॉडी वांट्स स्टेबिलिटी, ईच एंड एवरी बॉडी वांट्स स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी तब आ जाती है व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड, स्टेबिलिटी तब आ जाती है व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज्ड या एनर्जी इज रिलीज्ड। फॉर एग्जांपल ये बॉडी कहाँ है, ग्रेविटेशनल फील्ड में है एट अ पर्टिकुलर हाइट, ये अनस्टेबल है, दिस इज अनस्टेबल। आप इसे छोड़ दें तो इट रिलीजेस एनर्जी। जब ये एनर्जी रिलीज करती है तो व्हाट हैपन्स, ये स्टेबल हो जाती है। तो याद रखिए स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, रिलीज ऑफ एनर्जी। जब भी कोई बॉडी पोटेंशियल एनर्जी रिलीज करती है तो वो बॉडी स्टेबल हो जाती है। तो याद रखिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेबिलिटी वी कैन एक्सप्लेन द रिपल्शन एंड अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। अब जरा गौर से देखें, लुक एट, गौर से देखें, देखें हमारे पास इधर अगर आप देखें तो व्हाट इज Q1, ये है पॉजिटिव, व्हाट इज Q2, गौर से देखिए तो बात समझ में आ जाएगी, दिस इज पॉजिटिव। आप इधर देखिए ये प्रोडक्ट है Q1 Q2, तो देखो Q1 Q2 इज इक्वल टू दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, यानी इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़्यादा। अगर पोटेंशियल एनर्जी इनकी ज़्यादा है, गौर से देखें, और इनके दरमियान ये डिस्टेंस r है, तो लुक एट, दे शुड रेपेल ईच अदर। अगर ये एक दूसरे को रेपेल करे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। देखें इफ दे रेपेल ईच अदर तो ये r क्या हो जाएगा, ज़्यादा। जब r ज़्यादा हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। तो इफ दे वांट स्टेबिलिटी, तो ड्यू टू स्टेबिलिटी दे रेपेल ईच अदर टू गेट द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, दे वांट टू बी इन अ मिनिमम एनर्जी स्टेट। तो देखिए इनकी एनर्जी तब मिनिमम हो जाती है अगर ये एक दूसरे को रेपेल करे। जब ये रेपेल करे तो r क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है तो स्टेबिलिटी आ जाती है। तो नेचर कहती है, नेचर हमें बताता है, यूनिवर्स हमें बताता है, बेसिक साइंस हमें बताता है कि दीज टू चार्जेस शुड रेपेल ईच अदर, तब स्टेबिलिटी आ जाती है। अब अगर Q1 हमारे पास नेगेटिव है, Q2 भी हमारे पास नेगेटिव है, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। अब देखिए दिस विल बी नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, आपके पास ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब है कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ज़्यादा है, दे शुड रेपेल ईच अदर, दे शुड रेपेल ईच अदर, तो तब इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। जब r बढ़ जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, r तब बढ़ेगा इफ दे रेपेल ईच अदर। अगर ये एक दूसरे को रेपेल करे तो r बढ़ जाएगा, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि सिमिलर चार्जेस रेपेल ईच अदर, सिमिलर चार्जेस रेपेल ईच अदर। याद रखिए व्हेन बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव और बोथ द चार्जेस आर नेगेटिव, तो इन दोनों केसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी है दिस इज पॉजिटिव, इट इज ग्रेटर देन जीरो, एंड स्टेबिलिटी तब आ जाती है अगर ये पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, और ये तब कम हो जाती है जब r बढ़ जाता है। तो r बढ़ने का मतलब है रेपल्शन, इसी वजह से सिमिलर चार्जेस रेपेल ईच अदर। अच्छा लुक एट, आप लोगों के पास गौर से देखें, अगर Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, या Q1 नेगेटिव है Q2 पॉजिटिव है, डजंट मैटर, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, या ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट क्या होगा, द प्रोडक्ट विल बी, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, तो याद रखिए दिस विल बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कम। आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल
एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है -10 जूल, दूसरे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है -2 जूल। तो ये कौन सी एनर्जी कम है और कौन सी ज़्यादा है? देखिए ये एनर्जी ज़्यादा है, ये एनर्जी ज़्यादा है, ये एनर्जी कम है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, अगर आपको याद है, वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल टॉपिक में उसमें जब आप किसी बॉडी को ऊपर ले जा रहे थे, ऊपर, तो वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती थी। यानी सपोज -4 से -3, -3 से -2, -2 से -1 और फिर 0। तो मैथमेटिकली 0 इज ग्रेटर देन -1, -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन ये बॉडी जितनी भी जमीन के नजदीक है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। जब आप इसको जमीन से दूर ले जाते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है। तो याद रखिए -10 जूल का मतलब है ये कम है और ये ज्यादा है। अंडरस्टैंड? अब जरा गौर से देखें, इफ Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव, द प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव। तो लुक एट, अगर इस केस में ये R कम हो जाए तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। देखिए ये R कम हो जाए तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इट विल रिमेन नेगेटिव, इट विल रिमेन नेगेटिव। लेकिन सिर्फ ये कि ये R अगर कम हो जाए तो ये U क्या हो जाएगा? ये U ज्यादा, लेकिन इसके साथ नेगेटिव है तो कम। मसलन पहले सपोज ये पोटेंशियल एनर्जी थी, दिस वाज फॉर एग्जांपल -5 जूल। क्लियर? शाबाश, सही है ना? अब अगर ये R कम हो जाए तो U, देखिए ये U ज्यादा लेकिन नेगेटिव है तो कम। मसलन ये U ज्यादा का मतलब है अगर ये 10 हो जाए तो 10 5 से ज्यादा है, लेकिन -10 -5 से कम है। तो आप लोग देखें इस केस में ये जो R है इट शुड डिक्रीज। ये R अगर कम हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। देखिए अगर ये चार्जेस एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं तो याद रखिए इनकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है। एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, दे आर बाउंडेड मोर एंड मोर, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। ये देखें, ये मार्कर है, ये बॉडी है, ये ज़मीन के जितने नज़दीक आ जाता है तो ये ज़्यादा बाउंडेड। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी? ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी कम। तो याद रखिए इन दिस केस अगर ये R कम हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी आ जाती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि डी सिमिलर चार्जेस रेपेल ईच अदर। ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। डी सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर चार्जेस रेपेल, बिकॉज दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर कि ईच एंड एवरी बॉडी वांट स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी तब आ जाती है व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज्ड। अच्छा, एक बात आप याद रखें कि ये एक थ्योरी है विच इज कॉल्ड फोटोन थ्योरी। ये एक थ्योरी है विच इज कॉल्ड फोटोन थ्योरी। According to this theory, for example, if this is a positive charge, this is a negative charge. So please remember, according to this photon theory, अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। इसका ये मतलब है कि ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल के फील्ड में है और ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल के फील्ड में है। तो याद रखें ये जो फोटोन है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इट इज़ बिहेविंग लाइक अ फील्ड पार्टिकल। तो फील्ड पार्टिकल का मतलब ये है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल फोटोन रिलीज करता है तो ये गेन करता है, अगर ये रिलीज करता है तो ये गेन करता है। तो याद रखिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के दरमियान या चार्जेस के दरमियान फोटोन्स आर इंटरचेंजिंग।
इफ वन चार्ज पार्टिकल इज रिलीज इन फोटोन अनदर इज गेनिंग, इन फोटॉन्स की रिलीज इन और गेनिंग की वजह से याद रखिए इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेनरेट हो जाता है। तो प्लीज रिमेंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल्स क्या है? फोटॉन्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के लिए, इंटरेक्शन के लिए फोटॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल। बाद में हम पढ़ेंगे कि व्हेन चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग देयर इज करंट, व्हेन देयर इज करंट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर दो मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, या दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, क्यों अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं? इस क्यों का जवाब है फोटॉन्स। फोटॉन्स आर इंटरचेंज इन बिटवीन देम। अगर एक फोटोन, एक चार्ज पार्टिकल फोटोन गेन करते हैं, दूसरा रिलीज, ठीक है, तो फोटॉन्स की इंटरचेंजमेंट की वजह से देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रेपल्शन। तो प्लीज रिमेंबर, फोटॉन्स आर द फील्ड पार्टिकल्स, यानी इनकी वजह से द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज generated in a sense. These are the field particles which are responsible for this type of interaction. याद रखिए फोटॉन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं कि जिनका चार्ज हमारे पास जीरो है, और याद रखिए इनका रेस्ट मेस भी जीरो है। रेस्ट मेस का क्या मतलब है? मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, डोंट वरी। फोटोन पर न चार्ज है न फोटोन का रेस्ट मेस है। ये दो MCQs हैं कि फोटोन पर चार्ज नहीं है और फोटोन का रेस्ट मेस भी जीरो है। और याद रखिए फोटोन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। सही है? इसी तरह अगर हमारे पास दो न्यूट्रल बॉडीज हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज वन बॉडी हुज मास इज m1, दिस इज अनदर हुज मास इज m2, तो याद रखिए आपको पता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्स में एनी टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर with a force which is directly proportional to the product of their masses, inversely proportional to the square of the distance between their centers. अब ये दो बॉडीज देखें, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, अगरचे वो फोर्स हम फील नहीं करते बिकॉज दिस फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल, लेकिन दे अट्रैक्ट ईच अदर। व्हाई? बिकॉज अगर ये बॉडी ग्रेविटॉन रिलीज करता है, ग्रेविटॉन, तो याद रखिए ये अट्रैक्ट करेगा, अगर ये रिलीज करते हैं तो ये अट्रैक्ट। तो याद रखिए न्यूट्रल बॉडीज के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कहाँ से आया है? इट इज ड्यू टू द एक्सचेंजमेंट ऑफ ग्रेविटॉन्स। ग्रेविटॉन्स की एक्सचेंजमेंट की वजह से दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर। और याद रखिए ग्रेविटॉन पर भी चार्ज नहीं है, इसका भी रेस्ट में जीरो है, और ये भी स्पीड ऑफ लाइट से दो बॉडीज के दरमियान इंटरचेंजमेंट कर रही है। इसी तरह याद रखें लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर देयर आर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, देयर आर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। याद रखें ये जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, न्यूट्रॉन्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पर जो फील्ड पार्टिकल्स हैं दीज आर मीजॉन्स। मीजॉन्स आर द पार्टिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर इंटरेक्शन। तो याद रखिए ये अक्सर MCQs में आता रहता है। अगर इस तरह लिखा हुआ है, लुक एट, ये सारे MCQs हैं। अगर लिखा है कि नंबर 1 विच of the following field particles are responsible for electromagnetic interaction। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दोनों, इंटरएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए में लिखा है मीजॉन्स। मीजॉन्स का क्या मतलब है लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बी में लिखा है फोटॉन्स, अगर सी में लिखा है ग्रेविटॉन्स,
ठीक है। और अगर डी में लिखा है केऑन्स वगैरह वगैरह, तो याद रखिए फोटॉन्स। सही है, शाबाश। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए फोटॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, अगर इस तरह का एमसीक्यू आ जाए कि फॉर एग्जांपल फोटॉन्स आर द फील्ड पार्टिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर नीचे लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, न्यूक्लियर इंटरेक्शन, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, ऑल ऑफ देम, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। photons are the field particles which are responsible for electrostatic interaction। अगर लिखा है electromagnetic interaction तो फिर भी सही है, photons are responsible for electrostatic as well as magnetic interaction, so you can say electromagnetic interaction। अच्छा, अगर इस तरह जाए कि which of the following field particles are responsible for nuclear interaction या for example for gravitational interaction, तो फिर gravitons। ठीक है। अगर इस तरह का एमसीक्यू आ जाए कि फॉर एग्जांपल ग्रेविटॉन्स आर द फील्ड पार्टिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर नीचे लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, न्यूक्लियर इंटरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक इंटरेक्शन, फ्लाई इंटरेक्शन, तो याद रखें ग्रेविटॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। समझ आ रही है? तो ये सारे एमसीक्यूज हैं। तो प्लीज रिमेंबर फोटॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ग्रेविटॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन और मीजॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर इंटरेक्शन। प्लीज रिमेंबर फोटॉन्स और ग्रेविटॉन्स दोनों के रेस्ट में से जीरो हैं, मीजॉन का रेस्ट में जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, मीजॉन का मेस जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान में है। ठीक है, और ग्रेविटॉन जो है इस पर चार्ज जीरो है, फोटोन पर भी चार्ज जीरो है। ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये सारे एमसीक्यूज हैं। अब मसलन इस तरह जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड पार्टिकल इज चार्जलेस, अगर लिखा है सपोज कि ग्रेविटॉन, ठीक है, फोटोन, ठीक है, बोथ ए एंड बी, ठीक है, ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम। सही है। याद रखिए मीजॉन जो है वो तीन किस्म के हैं, एक को हम कहते हैं पाई पॉजिटिव मीज़ान, पाई नेगेटिव मीज़ान और पाई न्यूट्रल मीज़ान, इन्हें पायांस भी कहते हैं। तो ये जो मीज़ान है ये चार्ज्ड मीज़ान भी पॉसिबल है, न्यूट्रल मीज़ान भी पॉसिबल है। ठीक है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी पॉसिबल है और न्यूट्रल भी पॉसिबल है। अंडरस्टैंड? अच्छा, चार्ज की एक दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। याद रखिए कंजर्वेशन का मतलब है कि किसी भी प्रोसेस में, किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस में, किसी भी प्रोसेस में चार्ज हमेशा कंजर्व होगा। कंजर्व का मतलब है कि प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद टोटल चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। याद रखिए यूनिवर्स में 4 बेसिक लॉज ऑफ कंजर्वेशन है। ठीक है, ज़्यादा है लेकिन बेसिक 4 है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बेसिक लॉज ऑफ कंजर्वेशन है। अब अगर एमसीक्यूज में इस तरह आ जाए कि हाउ मेनी बेसिक लॉज ऑफ कंजर्वेशन आर देयर इन द यूनिवर्स, तो 4। अगर नीचे लिखा है 1 2 3 4, तो 4। वैसे ज़्यादा है लेकिन बेसिक लॉज कितने हैं? 4 है। तो याद रखें चार्ज इज कंजर्व्ड किसी भी प्रोसेस में, प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट, टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। फॉर एग्जांपल है आप सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो इस पर +1 चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे तो इस पर -1 के बराबर चार्ज आ जाएगा। सही है। अब गौर से देखें, जब सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करता है तो वी आर गेटिंग सोडियम क्लोराइड। आप मुझे ये बताइए सोडियम, व्हाट इज सोडियम क्लोराइड? इट इज अ मॉलिक्यूल, इट इज अ कंपाउंड, इट इज अ मॉलिक्यूल। और आपको पता है मॉलिक्यूल पर चार्ज 0 होता है, मॉलिक्यूल पर चार्ज नहीं होता। अंडरस्टैंड?
मॉलिक्यूल पर चार्ज 0 है, इधर नेट चार्ज क्या है 0, इधर आप देखिए नेट चार्ज क्या है 0, +1 दिस इज -1, दे कैंसल, द नेट चार्ज इज 0 हेयर, द नेट चार्ज इज 0 हेयर। तो आप लोग देखिए प्रोसेस से पहले चार्ज क्या है 0, प्रोसेस के बाद टोटल चार्ज क्या है 0, यानी चार्ज इज कंजर्व्ड। रिमेंबर किसी भी प्रोसेस में प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड या कांस्टेंट। और लास्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। याद रखिए चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि हमारे पास किसी सब्सटेंस पर, किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो या ई के बराबर होगा, ठीक है, और या मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। किसी भी सब्सटेंस से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं या एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकते हैं। इस तरह कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप हाफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करें या हाफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करें, या 2/3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें या 2/3 सप्लाई करें, या 5/2 रिमूव करें या 5/2 सप्लाई करें। फ्रैक्शन में कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रैक्शन में कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी बॉडी को जब चार्ज करते हैं तो आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं या 2 या 3 या 4 या 5, एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकते हैं या 2 या 3 या 4 या 5, दरमियान में कोई और वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है या वो 1e के बराबर होगा या 2e के बराबर होगा या 3e के बराबर होगा या 4e के बराबर होगा, यानी ne के बराबर होगा, यानी द चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस will always be some integral multiple of this elementary charge or this basic charge, is it? So this is an equation, और याद रखिए this is a very very important equation। इस equation का एक फ़ायदा ये है कि इससे 2 टाइप्स MCQs पॉसिबल है। कभी कभार आपको चार्ज गिवन होगा, ठीक है, मसलन कहते हैं कि सपोज 8 × 10⁻⁻23 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हैं, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। और अगर कहते हैं सपोज कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इतने इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इज इट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टोटल चार्ज गिवन है, क्लियर, तो आप इस टोटल चार्ज को अगर आप E से डिवाइड करें, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करें, यू विल गेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज 1 MCQ। और अगर आपको फॉर एग्जांपल टोटल चार्ज गिवन है, इसको N से डिवाइड करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आ जाएगा। और अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करें, तो याद रखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज, ठीक है, हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। तो याद रखिए चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, सॉरी चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन का ये मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे पेपर में पूछे किसी कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, ठीक है, शाबाश, कि फॉर एग्जांपल इस तरह लेके कि 16, ठीक है, इंटू 10⁻⁻23, ठीक है, ये इतना चार्ज किसी पार्टिकल पर पॉसिबल है या ना, इतना चार्ज किसी पार्टिकल पर, किसी बॉडी पर पॉसिबल है या ना। तो ये हमारे पास क्या है, Q। अगर आप इस Q को, इस चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करें, देखें Q को आप E से डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 1.6 10⁻⁻19। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, N। अब ज़रा कैलकुलेशन करें, ये -23 से अगर आप 19 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, माइनस, ये मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, ये ठीक है, लाइक दिस, ये -17 करें ताकि इजी हो जाए।
आप देखिए ये अगर ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा, हाँ +2 आ जाएगा। तो आप देखिए दिस इज 60 और इसके लिए ऊपर आप देखिए दिस इज लाइक दिस और ये आ जाएगा 10⁻² आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा 10, तो ये क्या आ जाएगा 10,000 इलेक्ट्रॉन। 1000 क्या है, दिस इज एन इंटीजर होल नंबर है। तो इसका मतलब है कि इतना चार्ज किसी पार्टिकल पर पॉसिबल है। देखिए इतना चार्ज किसी पार्टिकल पर पॉसिबल है क्योंकि इतना चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, 1000 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। अब अगर ये फ्रिक्शन में आ जाएं तो फिर इसका मतलब है कि वो चार्ज किसी पार्टिकल पर पॉसिबल नहीं है। तो याद रखिए आज आप लोगों ने ये सीखा कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज को हम क्लियर कट वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते। जिस तरह देखिए मेस, किसी बॉडी का मेस क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब मसलन ये मार्कर है और आप कहते हैं कि यार मार्कर मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है, डिज़ाइन करना चाहता हूँ, लेकिन इसका मेस नहीं होना चाहिए, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। मेस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसी तरह चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और चार्ज की ये प्रॉपर्टीज है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। वाई चार्ज इज अट्रैक्ट एंड रिपेल, बिकॉज ये एक लॉ ऑफ नेचर है, फंडामेंटल लॉ है कि ईच एंड एवरी बॉडी वांट्स स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी तब आ जाती है व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज। तो डी सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर चार्जेस रिपेल। दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है कि किसी भी प्रोसेस में, प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद टोटल चार्ज कंजर्व होगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। किसी भी पार्टिकल पर जो चार्ज है वो या E होगा या 2E या 3E यानी NE, दरमियान में पॉसिबल नहीं है। थैंक यू वेरी मच।